अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज 23 मार्च है। 23 मार्च यानी जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को मौलवी फजलुल हक ने करारदाद लाहौर की सूरत में अल्फाज दिए। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जद्दोजहद से इसको ताबीर दी और सिर्फ 7 साल के मुख्तसर अरसे में हमें आज़ाद रियासत पाकिस्तान मिली। लेकिन हमने कदर नहीं की इसकी। जिसको फलाही रियासत बनना था उसको अपनी गलतियों से IMF का ग़ुलाम बना दिया। जिस मुल्क ने दुनिया में मुसलमानों को लीड करना था उसको ऐसा मुल्क बना दिया कि इसके हाकिम कहीं पर भी चले जाएं तो समझा जाता है कि शायद मांगने आ गए हैं। जहां हमने एक कौम बनकर रहना था वहां हम सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, सराइकी, महाजिर और न जाने क्या क्या बनकर रह रहे हैं। कायद जिसको इस्लाम की तजर्बागाह बनाना चाहते थे वहाँ हमने ऐसे ऐसे तजर्बे किए हैं माशाअल्लाह के अल्लाह की पनाह। रियासत मदीना के बाद जिसकी बुनियाद हकीकी नज़रिए पर थी, आज वो नज़रिया ढूंढने से भी कहीं नहीं मिल रहा होता। ये कहानी ना बड़ी तवील है, लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि 77 साल बाद भी हम अपनी मंजिल से दूर क्यों हैं। क्या यौम पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ये है कि मुल्क भर में तकरीबात हों, चंद लोगों को एजाज़ात से नवाजा जाए, वज़ीर आज़म, सदर और सियासी कायदीन इकबाल की बसीरत और कायद आज़म की जिद्दोजहद पर रटे रटाए जुमले दोहराएँ, या फिर इस यौम पाकिस्तान को यौम एहतिसाब बनाया जाए, अपनी गलतियों की इस्लाह की जाए और ये अहद किया जाए कि जिस पाकिस्तान का ख्वाब इकबाल ने देखा था, कायद ने जिसकी बुनियाद रखी थी, हम उसके लिए अपनी सलाहियतें और ज़िंदगियाँ लगाएंगे। सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर किसी की हुब्बुल वतनी पर उंगली नहीं उठाएंगे। यह हम सवालात हैं। कोशिश करते हैं कि आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं मोअज़्ज़ज़, उनसे सियासी मामला ज़रा इस अहम मामले पर भी जवाब ले लें। मुझे प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। इसके साथ साथ शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा हैं, अहम चेहरा हैं, मुझे ज्वाइन कर रही हैं। फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, प्रोग्राम का साथ देंगे। और साथ साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमाए इस्लाम से प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आप चारों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ राना साहब, क्योंकि इस वक्त हुकूमत में आप हैं सर। तो आपसे ज़रा इस बात का आगाज़ भी करते हैं और इस सवाल का जवाब लेते हैं ना सर कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान है, तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, लेकिन 77 साल हो गए हैं। इसके बाद भी अल्लामा इकबाल का ख्वाब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब, इसे पूरा करने में कामयाब तो नहीं कहेंगे आप हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एग्री करूँगा 77 साल बाद एक आम पाकिस्तानी वो उसको जो तालीम है वो किस लेवल की मिलती है, उसको जो सेहत की फैसिलिटीज़ हैं वो किस लेवल की मिलती हैं। फिर जब वो 13 अव्वल तो अगर वो तालीम हासिल कर रहा है तो ये भी एक बड़ी नेमत है, क्योंकि 2-2.5 करोड़ बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल है पाकिस्तान का। लेकिन जब वो तालीम हासिल कर लेता है तो उसको किस तरह की प्रोटेक्शन मिलती है माशरे से, क्या उसको लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से वो प्रोटेक्टेड है? अगर उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो क्या पुलिस उसके साथ कैसा तावन करती है? अगर कोई लीगल मैटर बन जाता है तो क्या अदलिया उसको जो है वो बर वक्त जो है वो क्या वो उसके मामलात को हल कर पाती है, या कोई जुडिशल उसको उसका हक मिल पाता है? और फिर वो जो बच्चा है जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलती हैं? तो बहुत सारी इन चीज़ों के ऊपर हम मैं नहीं समझता कि उस लेवल पे हैं जहां हमारे जिन लोगों ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और जिन्होंने इसके लिए जद्दोजहद की, हमारे जिन बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, हम कतई तौर पे उधर नहीं पहुँचे। और वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? देखें, मैं ख़ुद अपने आप को समझता हूँ कि मुझे सियासत में आए हुए 5-6 साल हैं, लेकिन मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि हम साइलोज़ में काम कर रहे हैं। अगर जुडिशरी है तो वो साइलोज़ में काम कर रही है, हम अपनी ज़ातियात से बढ़ के आगे बढ़ नहीं रहे। अगर मुल्की मफाद है तो आज ये हालत है कि हुकूमत, जो ट्रेजरी बेंचेस हैं और जो अपोजिशन है, वो एक टेबल पे बैठ के मुल्की मामलात के ऊपर डिबेट नहीं कर पाते। हमारे इस तरह के इख्तलाफात हैं आपस में कि वो उनको हम तरजीह देते हैं और मुल्की मामलात के ऊपर हम यकजहती के साथ नहीं बैठ सकते कि हम कोई हल निकालें। जुडिशरी
जो इंस्टीट्यूशनल क्लैश है वो एक अलहदा आपको नज़र आता है। इस मुल्क के अंदर एक क्लैश रहा है इस्टेब्लिशमेंट का, जुडिशरी का, एग्जेक्टिव का, वो हल नहीं हो सका। वो मैं समझता हूँ कि सबसे एक बुनियादी हर्डल रहा है पाकिस्तान की तरक्की में, आइन की बालादस्ती, आइन को फॉलो करना। तो ये वो सारे मामलात हैं जो आज भी अगर हल हो जाएं तो शायद जो 77 साल हमने खोए हैं या जो पाकिस्तान का पोटेंशियल था जहां हम नहीं पहुंच सके वहां शायद हम पहुंच जाएं। इसी तरीके से मैं एक और पहलू को मैं ज़रूर टच करूंगा। देखें, पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम भी है वो भी हाईजैक रहा है। 2000 सीटें MNA MPs की, लेकिन लोकल बॉडीज़ जो कि ग्रास रूट लेवल पे सियासत है वो उसको उस तरीके से ना कंटिन्यूटी हम दे सके, ना प्रोटेक्शन दे सके। और यही शायद एक वजह है कि जो नौजवान हैं उनके लिए दरवाज़ा बंद है सियासत में आने का। ये वो सारे पहलू हैं जिसमें मैं भी, मेरी जमात भी, बाकी जमातें भी जिम्मेदार हैं। हर कोई कलेक्टिव इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हल क्या है? हल यही है कि आपस में बैठना सीखें, टॉलरेंस को बढ़ाएं, जो ये एक गाली गलोच की, इनटॉलरेंस की, पोलराइजेशन की सियासत है उससे बाहर निकलें तो शायद हम जो है वो अपनी पोटेंशियल की तरफ कदम रखना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं इस चीज़ की उम्मीद ही रख सकता हूँ, मैं यानी कि इस आवाज़ को मैं जिन प्लेटफॉर्म पे रेस कर सकता हूँ करता भी हूँ, लेकिन कलेक्टिवली हमें बिल्कुल मैं ये बात कहने वाली थी राना साहब कि ये कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि आप दोनों जमातें सीनियर मोस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो आपके ऊपर ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आपने खुद ही इस चीज़ को अग्री किया कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कहाँ हम निगलेक्ट कर गए? शैला साहिबा के हाल बाद भी हम इसी सवाल पर खड़े हुए हैं कि उस ख्वाब को हम शर्मिंदा ताबीर तो नहीं कर सके अभी तक। बहुत शुक्रिया। और बहरहाल हमारे लिए एक खुशी की बात है कि हमने एक और 23 मार्च जो है वो सेलिब्रेट की। लेकिन एक बहुत ही अफसोस की बात है कि एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी के साए में उसको बड़े लिमिटेड अंदाज में करना पड़ा। और आज जब 23वीं रात भी है, इसको ताक रात में बड़ी रात भी कहा जाता है, और 27 को भी, तो इस वक्त भी हम दुआ ही कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क में मजीद जो तजर्बे गाह बना रखा है जिन लोगों ने, नाकाम साइंसदानों की तरह, इसकी तजर्बाकारी हमारे मुल्क की सियासत पे ख़त्म कर दे। ये सबसे बड़ी दुआ है। और जो ट्रू पॉलिटिशियंस हैं उनको अल्लाह ताला जीने का हक मिल जाए, क्योंकि सियासतदानों का काम है मुल्क चलाना, और जो इसके लिए ट्रेंड नहीं है, जिनका काम कुछ और है, उन्हें कुछ और करना चाहिए। और वो लोग और वो पार्टीज जो कि अब सियासी पार्टी कहला रही हैं, उनको सियासी पार्टी बना दिया गया है, सियासतदान बना दिए गए हैं। या अल्लाह आज इस रात में ये दुआ करते हैं कि वो कुछ सियासत सीख लें, कुछ रवादारी सीख लें, और वो समझ लें कि सबसे बड़ा मुल्क और सबसे बड़े मुल्क की आवाम होती है, उसके बाद मैं होती है। तो ये एक वजह है जिसको मैं कहूँगी कि इस मुल्क को जो है तजर्बागाह बनाया गया, सियासतदानों को जो है निशाना बनाया गया, अपनी मर्जी के सियासतदान बनाए गए, और फिर जब उनसे भी काम नहीं चला तो कभी खुद आ गए, फिर कभी कुछ हो गया। तो जिस मुल्क में जो काम जिसके करने का है वो नहीं होगा, एक ज़ाब्ता-ए-हाद जो कि आइन कहलाता है वो भी मौजूद है, उसको मुअत्तल कर करके जो है काम होगा, तो फिर ना तो सियासत अपनी मंजिल पे पहुंच सकेगी और ना ही कुछ। तो जब सियासत पनपने लगती है तो सियासतदान को हटा दिया जाता है। अब बहुत सारे सियासतदान और पार्टीज बनाई जाती हैं, तो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ लेना चाहिए कि ये मुल्क अब मजीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कामरान साहब भी साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, आप कहेंगे इसे वो पाकिस्तान के जिसका ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने, जिसको शर्मिंदा ताबीर करना था कायदे आज़म ने, ये है वो पाकिस्तान सर? कतन नहीं, ये इस पाकिस्तान का ख्वाब तो मेरा ख्याल है कि अल्लामा इकबाल या कायदे आज़म तो बड़े लोग थे निस्बतन, उसके बाद भी जो है ना कोई 20 साल पहले की जो ना किसी पॉलिटिशियन ने भी इस तरह का ख्वाब नहीं देखा था। ये तो हमने आदत कर दी है, ये हमारे हाथों से ये मुल्क खराब हुआ है और हर आने वाले दिन में हम इसको खराब कर रहे हैं। ये ऐसा मुल्क तो
मेरा ख्याल है कि दुनिया में किसी ने भी इस तरह का ख्वाब नहीं देखा होगा जिस तरह से हमने मुल्क की हालत की। तो अगर खाली दुआ से काम नहीं होता, दवा से भी होता है। दवा बल्कि दवा पहले होती है, उसके बाद दुआ शुरू होती है। इसका अब और इसके अलावा कोई हल नहीं है कि हम पहले सबसे पहले अपने आप को ठीक करें। ये ठीक है कि सबको भी बैठना चाहिए, मगर हम अपने तौर पर अपनी जो है ना वो खामियां दूर करें, क्योंकि पाकिस्तान का हमने वो बेड़ा गर्क कर दिया या वो हाल कर दिया हुआ है कि अब चलने के काबिल शायद नहीं रहा और बहुत लंगा के चल रहा है। हमको $1 बिलियन के लिए जो है वो लोगों के पास जाके दूसरे मुल्कों के पास जाके हाथ फैलाना पड़ता है जी। और ये $1 बिलियन जो है वो मुल्कों के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता। ये लोग इतने तो वो कोई इमदाद दे दिया करते हैं, कोई दूसरे मुल्क पे कोई खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आए तो वो उनको दे दिया करते हैं, मगर हमारे यहाँ तो ये जो है ना जो हो रहा है उसको ठीक करना चाहिए। हमको अपने खर्चे कंट्रोल करने चाहिए। करप्शन इसमें और सर हम तो वो हैं जो हमारी शानदार तारीख रही है कि जब कौमें बन रही थी, जब मुल्क बन रहे थे, तो हम तो वो थे कि जिन्होंने कर्जे पहले लोगों को फराहम किए और आज हमारी ये हालत हो गई है कि हमें बार बार IMF के दर पर जाना पड़ता है। राना साहब ये फरमाइएगा सर, पाकिस्तान जैसे बनना था फलाही रियासत, लेकिन इस वक्त जो डिबेट है वो हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट हो गई है और इसी पर ही अब आजकल तबसरे चल रहे हैं सर। देखें, मेरे ख्याल से जो हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट की बात हुई है, वो जो है वो एक आर्म्ड फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मेरे ख्याल से ये बात की है। हार्ड स्टेट का जो मानी मैंने जो लिया है वो ये है कि पाकिस्तान हमेशा डिफेंसिव रहा है और पाकिस्तान ने कभी भी ऑफेंस नहीं किया, चाहे किसी भी आपके नेबर्स हों वहाँ जाके हमला नहीं किया। तो वो अगर ये दहशतगर्दी भी हो रही है तो हम उसको डिफेंड कर रहे हैं और बड़े वो जो ऑपरेशंस भी हुए उनकी भी एक महदूद जो है वो लिमिटेशन थी या उसका जो टारगेट था वो यही था कि नो गो एरियाज़ को ख़त्म किया जाए। तो अगर अब ये हमें पता है कि हमारी जो नेबरहुड में वो सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और वहाँ जो है एविडेंस भी मौजूद हैं कि BLA है, TTP है, वो वहाँ जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो के पाकिस्तान में हमला आवर हो रही है, तो फिर पाकिस्तान ये राइट रखता है कि वो इस डिफेंसिव जो मैकेनिज़्म अपनाया हुआ है उससे फिर वो ऑफेंसिव पे भी जाए। तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल पाकिस्तान जो उसकी जो एक कैटेगोरिकल डेफिनेशन है हार्ड स्टेट की कि वो अथॉरिटेरियन हो, सेंट्रलाइज्ड पावर हो, मैं समझता हूँ हमारा आइन जो है वो ऐसा नहीं बताता। हम समझते हैं कि जो पावर है वो सूबों में 18वीं तरमीम के तहत डिवॉल्व हुई और अब वो फर्दर जो है वो जो लोकल बॉडीज़ है उसके ज़रिए वो फर्दर डिवॉल्व होगी। जी ठीक। शैला साहिबा, हुकूमत जो है ना वो ये हार्ड स्टेट के मामले पर कंफ्यूज नजर आ रही है। बहरहाल अभी जितने भी प्रोग्राम्स ये स्टेटमेंट के बाद मैंने किए हैं तो जितने भी मुख्तलिफ रहनुमाओं से जी मैं इसीलिए मैं अपनी बात की वजाहत भी कर रही हूँ कि मैंने आपके जितने भी दीगर रहनुमाओं से पूछा है तो कोई कहता है कि हम ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, कोई कहता है ऑपरेशन हो सकता है, कोई कहता है कि टारगेटेड ऑपरेशन होगा। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो नजर आ रही है कि वजाहत नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि उस दिन उस मीटिंग में फैसला क्या हुआ था। अब शैला साहिबा, पीपल्स पार्टी इस हार्ड स्टेट को लेकर क्या सोच रही है? क्या आप लोगों की मुशावरत हुई थी हुकूमत से इस मामले पर और आपके पास तशरीह क्या है इसकी? मैं समझती हूँ कि जब उसका नैरेटिव आया तो उसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है और ये किया जा रहा है। उसमें एक बात की गई कि पाकिस्तान को सॉफ्ट स्टेट समझ रखा है लेकिन हम इसे हार्ड स्टेट बनाएंगे और वो लोग जो आईने पाकिस्तान को के खिलाफ जा रहे हैं और जिनको हर तरह का मौका दिया गया, जिनसे हम बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन जो तैयार नहीं है, जाहिर है तो फिर उनके बाद जो उनसे निपटा जाएगा। इतना बड़ा हादसा हुआ था जो कि एक तवातुर से हादसा थे, उनके बाद ये हादसा हुआ था। कभी पारा चनार में, कभी जायरीन की बस रोक के, कभी जो है मजदूरों को उतार कर, तो ये एक सिलसिला चल रहा था। अगर हुकूमत सिर्फ मजम्मत करती रहेगी तो वो हुकूमत नहीं होगी। हुकूमत का काम है कि अपने अवाम को जीने का पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे। ये क्या बात हुई कि जिसका दिल चाहा, जहां पे दिल चाहा उतार के मार दिया, किसी ने मजहब के नाम पे मार दिया, थानों पे हमले हो रहे हैं।
तो ये एक इंतहाई एक वक्त आ गया कि दुख भरी ट्रेन जो है जब उसको किया गया तो एक ये डिसाइड किया गया कि तमाम पार्टीज आए और ये बताएं कि भाई पाकिस्तान जो है कोई सॉफ्ट स्टेट नहीं है। और रही बात एक ऑपरेशन की, तो मैं समझती हूँ कि टारगेट ये जो टारगेटेड ऑपरेशन है जिसे हम इंटेलिजेंस बेस्ड कहते हैं वो तो ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन जब आप ये देखें कि केपी में 3 महीने के अंदर 58 पुलिस कांस्टेबल शहीद हुए हैं और 60 से ज्यादा अटैक हुए हैं, और अब ये पंजाब में भी शुरू हो गया सिलसिला। तो अगर वो तो आप समझती हैं सर कि मैडम आप समझती हैं कि आईनी हाथों से ही निमटना हमारे पास अब एक हल रह गया है? फैसल चौधरी साहब का मैं इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाए तो उनसे भी इस पर बात करते हैं। लेकिन कामरान साहब, मिली जुली बात ही है आपकी भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कि आप भी मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी जमात भी ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बलूचिस्तान में कामरान साहब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से मासूम इंसानों के, मासूम पाकिस्तानियों के गले काटे जा रहे हैं, जिस तरह से उन पर जुल्म किया जा रहा है, क्या हाल है इसके अलावा कि फिर जाके उनसे आईनी हाथों से निपटा जाए? क्या हाल है आपके पास इसके अलावा? ये आपने कहा कि आईनी हाथों से निपटा जाए, तो मेरा उसमें अर्ज ये है कि आईनी हाथों से निपटा जाए, ना कि आईनी हाथों से निपटा जाए। ये हमारे साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बलूचिस्तान में, हम कहते हैं कि हमारे साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। हम ये आज से नहीं कह रहे, ये हम जो है 75 सालों से कह रहे हैं कि हमारे साथ जो सलूक आप करें वो सिर्फ कानून के मुताबिक करें, और जिसके लिए दस्तूर हमको गारंटी करता है। तो बजाय आईनी हाथों के आईनी हाथ, कामरान साहब, क्योंकि आप आईन को और आईनी हाथों आप दोनों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपने आईन की बात कर दी, तो ये बताइए कि वो लोग जो मजदूरों को जाकर ज़िबा कर रहे हैं, मजदूरों को मार रहे हैं, आम पाकिस्तानियों को, आम शहरियों को ट्रेन रोक रोक के उनके गले काट रहे हैं, उनके साथ क्या किया जाए? आईनी तरीका क्या है उनसे निपटने का? हाँ, आईनी उनको देखिए, फोर्सेस का काम ये होता है कि उनको गिरफ्तार करें, उनको कानून के तहत जो है ना प्रोसिक्यूट करें, और उसके बाद देन जो है उनको सजा दिलाएं। ये कि बिल्कुल पूरे सूबे में जो है ना एक ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए और उसमें गुनाहगार बेगुनाह हर एक के ऊपर जो है ना इस तरह से उसको जो है ना वो शिकंजे में लाने की कोशिश की जाए, जिसके नतीजे में जो है फिर लोग जो है रोड्स पे निकले, रोड्स बंद हों और एहतजाज शुरू हो जाए। ये कभी भी जो है ना ये कामयाब तरीका नहीं रहा। ये 5-6 इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान की, और इससे पहले हमेशा इसी तरह से हुआ है कि आपने ऑपरेशन शुरू किया है और उसका नतीजा हमेशा इस तरह का निकला है कि वो ऑपरेशन जो है वो उसके बाद मामला हल नहीं हुआ। तो जब दवाई ठीक ना हो तो फिर दवाई बदली कर लेते हैं। प्यार की दवाई इस्तेमाल करिए, हकूक देने की दवाई इस्तेमाल करिए, एहतराम की दवाई इस्तेमाल करिए। कुछ बेहतर करेंगे तो फिर उसका जवाब भी बेहतर आएगा। एक आपका और भी बात थी कि दूसरे मुल्कों में जो है, दूसरे मुल्कों के साथ आईनी हाथों से निपटना। मैं आपको याद दिलवा दूं कि इराक को जो है वो कुवैत के मामले में इन्वॉल्व किया गया था, और उसमें इंटरनेशनल जो है कम्युनिटी भी इन्वॉल्व थी। उनको पहले जो है ना वो खुद बताया गया था रास्ता कि आप कर लेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो उसका नतीजा क्या हुआ इराक में? ये सारी चीजें जहन में रखें। ये मुल्क जितना आपका है उतना मेरा भी है, उतना हमारी पार्टी का भी है, उतना ही हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ना वो जितना आप चाहते हैं उससे उतना ही हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ना तरक्की करे। कामरान साहब, मैं इस चीज को समझना चाह रही हूँ। आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से मुझे समझाया कि किस तरह से आईनी तरीके से निपटा जाए कि उन दहशतगर्दों को जो ये दहशतगर्दियां कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो सर वो खुद आकर उन्होंने दहशतगर्दी की, किसी का गला काट दिया, लोगों को मार दिया, वो खुद आकर तो नहीं कहेंगे कि लाइए हमें पकड़िए और फिर हमें अदालतों में लेके जाएं और हम पर हमारा गुनाह साबित करें और फिर हमें फांसी लगाएं या जो करना है। लेकिन उसके लिए ऑपरेशन ही करना पड़ेगा ना सर, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन ही होंगे ना जाके उनको पकड़ने के लिए। जो है ना पकड़ने के लिए जो रास्ता भी इस्तेमाल होता है, मगर ये नहीं है कि आप आम आवाम पे भी जो है ना वो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। आपकी हर सड़क पे ऑपरेशन शुरू हुआ हो, आपके यहाँ जो है ना वो हर जगह पे जो है ना रोड बंद हो। ये इस तरह से ना करिए, इस तरह के नताइज खराब हो रहे हैं। आप यहाँ बैठ के बड़ा आसानी से जो कुछ कहना होता है वो कह देती हैं। जो लोग उधर रहते हैं उनको वो चीजें जो है ना हम नजर आ रही होती हैं, और जो कुछ नजर आ रहा है हम इससे कई महीने पहले से ये बातें चीज के बतला रहे थे, पार्लियामान में भी और बाहर भी।
मगर किसी के कानों पे जो है ना कोई जो नहीं रिंग रही थी, तो इसको खुदा के वास्ते इस तरह से ना करिए। सही सही। राना साहब ये फरमाइएगा सर, सदर पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क, जमहूरियत और आवाम के लिए उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ़ में निशान पाकिस्तान अता किया है, जो उनकी साहबजादी सनम भुट्टो साहिबा ने वसूल किया है। क्या तारीख़ दोहरा सकती है सर खुद को? आज के विलन कल के हीरो बन सकते हैं? क्योंकि आज भी बहुत सारे देखने वालों को इस बात से उम्मीद हो चली होगी। देखिए, मैं ऑपरेशन पे करना चाहता हूँ। देखिए, हुकूमत को और उनके नुमाइंदों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो अलामिया जारी हुआ था उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि जो वे फॉरवर्ड है वो नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन है और अज़्म इस्तेहकाम की इम्प्लीमेंटेशन है, जिसका वे फॉरवर्ड या रोड मैप जो है वो सब जानते हैं। देखें, एक तो ये हो गया। दूसरा, देखें, बिल्कुल ये कोई नहीं कह रहा कि ऑपरेशन ही हल है। उसके अलावा जो सूबाई हुकूमतों का जो मैंडेट है और जो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो एक ज़्यादा बड़ा रोल वहाँ आता है, जहाँ आपने जो है वो बलूचिस्तान रिकन्सिलिएशन है या आपकी लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन है या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स का रोल है, या फिर जो जुडिशल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं ताकि लोगों को बर वक्त अगर कोई गुनाहगार है या कोई किसी ने क्राइम किया है तो उसको सज़ाएँ हों, और पेंडेंसी में और जो कानून साजी जो रिक्वायर्ड है वो इस दहशतगर्दी के हवाले से रेलेवेंट हो और एप्लीकेबल हो। ये वो सारी जिम्मेदारियां हैं जो होंगी तो हम किसी तरफ जा सकेंगे। एक तो ये मैं कहना चाहता था। एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कोई मुल्क नहीं चाहता। मुझे इजाज़त दे दें सर, मेरे पास कोई ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। मीनवाइल मुझे फैसल चौधरी साहब ये बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हम कर रहे थे और आपको बार बार मिस कर रहे थे, लेकिन अब आप आ गए तो ब्रेक के बाद आपसे आगाज़ करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान फैसल चौधरी साहब भी स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके थे, इनफैक्ट ब्रेक से पहले ही। सर, हमने अभी तक जो गुफ्तगू की वो पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान के हवाले से की, और डेफिनेटली आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपके बिल्कुल इल्म में होगा। आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निशान पाकिस्तान नवाजा गया है। आज के जो विलन हैं वो कल के हीरो यानी बन सकते हैं? कोई उम्मीद है इसके लिए? डेफिनेटली जुल्फ़िकार डिज़र्व करते हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो जुडिशल ज़्यादती उनके साथ हुई, किसी और के साथ नहीं हुई, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप एतराज़ नहीं कर सकते। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो निशान है उस पे, लेकिन डायकॉटमी ये है कि एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आप रिकग्नाइज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था तनकीदी मामलात भी आए हैं। यानी आपने जिन शोबों में जिन लोगों को दिया, इंतहाई संगीन इल्ज़ामात के तहत उन लोगों के ऊपर जो मुकदमात थे, आपने उनको भी निशान इम्तियाज़ और साथ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी रखा। तो उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो हरगिज़ डिज़र्व नहीं करते थे कि उनमें इन जैसे लोगों के साथ वो उनको दिया जाता। एनीवेज, ये उनकी पार्टी भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी ने, मेरा हमेशा ये कहना है कि ज़रदारी साहब ने सही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया जो है वो उन्होंने दरियाबुर्द कर दिया है, तो अभी वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। हम यौम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे तो मैंने सवाल पूछा, देखा कि आप पूछ रहे थे, तो हमारे दोस्त जो हैं वो सारे बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे, लेकिन सच बोलना शुरू कीजिए। आज 85वां यौम पाकिस्तान है, 23 मार्च का, जो 1940 की रेजोल्यूशन है। तो सवाल तो ये है कि हम कब सच बोलना शुरू करेंगे, कब हम अपने आप को और अपने दूसरे दोस्तों को, जो हम असरों को या आने वाली नस्लों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान मुसलमानों के सियासी हकूक़ के दिफा के लिए बना था। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट नहीं बनाना था, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत था, और वही इसका मतमा नज़र था पाकिस्तान बनाने वालों का। यहाँ पे जो सॉफ्ट एंड हार्ड स्टेट की आप बात कर रहे थे, जी मैं आप चलें, आपने कर लीजिएगा, कभी कभी सच भी बोला करो। बात यह है कि सॉफ्ट एंड हार्ड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ये क्या
मतलब एब्सर्ड किस्म की टर्मिनोलॉजी है कि सॉफ्ट एंड हार्ड स्टेट। फैसल साहब, मैं क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से ढूंढ रही हूँ ये हार्ड स्टेट की डेफिनेशन, तो ये जो आप बता रहे हैं ये आप समझते हैं या ये कहीं डिफाइन हुई है कि ये है हार्ड स्टेट की नहीं, डेफिनेशन? यहाँ पे मसला ये है किरण कि यहाँ पे जब भी कोई आता है ताकतवर अपने ही आप को जो है वो अरस्तू समझते हैं और वो नई नई टर्म्स लेके आते हैं। जनरल साहब मुशर्रफ साहब आए थे तो उस दौर में एक टर्म थी, मुशर्रफ दौर में टर्म थी, अयूब दौर में टर्म थी, या दौर में टर्म थी। आपके पास ना आपकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैंने अभी कामरान साहब से भी ये बात की थी, आप लोगों की तरफ से एतराज हो रहा है ऑपरेशन के हवाले से, मुखालिफत हो रही है, तो एक उस मीटिंग का भी हिस्सा आप लोग नहीं थे। सर, आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जो इस वक्त ये हालात चल रहे हैं, जिस स्पेशली दहशतगर्दी के हवाले से जो हम इस उफरियत से लड़ रहे हैं, उससे हम कैसे निकल सकते हैं? क्या फार्मूला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का 2002 से ये मौक़िफ़ है, कोई नया मौक़िफ़ नहीं है। हम ये समझते हैं कि जंगी हिकमत अमली, जो हरबी हिकमत अमली है, वो अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में कामयाब नहीं होगी। आपने वहाँ पे सोवियत रशिया को हारते देखा, आपने वहाँ पे अमेरिका जैसी सुपर पावर को हारते हुए देखा है, और दोहा अकॉर्ड हुआ, उससे पहले जनरल साहब के दौर में एक और अकॉर्ड हुआ था। हम 1979 से, हम में से बेशतर जो हमारे हम असर हैं, हम उसमें अफ़गान जहाद के साथ पले बढ़े हैं। हमने पहले उनको जहादी देखा, फिर हमने उनको तालिबान देखा, फिर पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो साहबा की दौर में वाहिद मुमलिकत थी जिन्होंने उनकी हुकूमत को तस्लीम भी किया। फिर आजकल वो जो हैं, हम उनको ख़ारिजी कहते हैं या क्या कहते हैं, आई हैव नो आइडिया। अब बात यह है कि हमारी पॉलिसी है क्या, हमने किस पे इकट्ठा होना है। ये पॉलिसी तो हुकूमत ने देनी है और इस्टेब्लिशमेंट ने देनी है। ज़ाहिर है बस बॉर्डर और सिक्योरिटी के मसाइल इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो किरण होगा नहीं, कभी हुआ भी नहीं। इसलिए जो मैं ये कहता हूँ कि आपने जो इस्टेब्लिशमेंट में अकाउंटेबिलिटी का जो मामला नहीं होता, अभी भी जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का फेलियर है। काउंटर इंटेलिजेंस को हमने आज हम यौम जमहूरियत पाकिस्तान तो मना रहे हैं, लेकिन हमने क्या उन रूट कॉजेस को देखा जो कि हमें इस यहाँ तक पहुँचाने में आपने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा कि ऑपरेशन के हवाले से, तो देखें कोई भी नहीं चाहता है कि मुल्क में जो है ना वो ऑपरेशन का आगाज हो जाए, एक मुख्तलिफ फ़ज़ा हो जाए, लेकिन फिर यही बात है कि अगर सूबों के अंदर जो CTDs मौजूद हैं, जो पुलिस मौजूद है, वो अगर अपना काम इतने बेहतर अंदाज में कर रही हो तो फिर फौज को आकर कंट्रोल संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप पंजाब में देखें, पंजाब में CTD कार्रवाइयां कर रही है, ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन वो चीज़ हमें यहाँ पर 7 हमले उन्होंने नाकाम बनाए ख्वारजियों के, लेकिन यही हमें निगलेक्ट दिखाई देता है सूबा KP के, वहाँ पर हमें पुलिस इस तरह से नज़र नहीं आती है। उसकी वजह यह है कि पंजाब जो है वो 2200 बॉर्डर के ऊपर नहीं है। हमारे जो KP और बलूचिस्तान हैं, उनकी सरहदें जो जोग्राफिकल इश्यूज हैं, वो वार टाउन एरिया है जहाँ पे अफगानिस्तान के साथ उनकी सरहद मिलती है। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात कोई आज के तो हैं नहीं, गुज़िश्ता 50 साल के हैं। हमने वहाँ पे महाजरीन को भी लाए, वहाँ पे हमने उनका वो जो मामला एक देखा। अब पहले हम लाने में जल्दी की, हमने उसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, आज हम भेज रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म नहीं है। इस वजह से फिर आपकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसी वजह से आपने देखा PTI, JUI, ANP, नेशनल पार्टी, अख्तर मेंगल साहब, पख्तूनख्वा नाप और दीगर जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो इन ऑपरेशंस के खिलाफ हैं, क्योंकि ये ऑपरेशंस वहाँ पे 2 दफ़ा हो चुके हैं और डिस्प्लेसमेंट्स एंड ऑल दैट वो सारों ने देखा है। सो जो हम लोग जो पंजाब के लोग हैं, हम लोग ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो हैं। ठीक, आप कह रहे हैं कि डायमेंशंस जो है वो डिफरेंट है। अब देखें ना, BLA की या जो TTP की जो हम कार्रवाइयाँ हैं उनकी मजम्मत ना करना तो बिल्कुल ही ऐसी बात है जिस तरह से उन्होंने बलोच रवायतों को भी तय किया, हमारे शरीयत को भी तय, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप BLA की मजम्मत करते हैं? मैंने हमेशा की है और मैं पाकिस्तान पे ऊपर होने वाले हर हमले की मजम्मत करता हूँ, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन ये है कि ये ज़ाहिर है इंडिया पैसे देता है, रॉ इन्फिल्ट्रेशन करती है, ये इसमें कोई शक। मारंग बलोच के हवाले से भी जरा क्या है आपकी? देखिए, मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन और इस जैसे जो एलिमेंट्स हैं, उसमें ग्वादर वाले बलोच साहब हैं, अब्दुल रहमान साहब, हिदायतुर रहमान साहब हैं, आपको एक्सट्रीमिस्ट
सेपरेटिस्ट और नेशनलिस्ट, इन तीनों को अलहदा करना पड़ेगा। देखिए, इनमें से कुछ लोग हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, यानी मिसिंग पर्संस का मामला जो है वो एक जेन्युइन इशू है। बलूचिस्तान के हर फैमिली, हर घर का इशू है। बीएलए को सपोर्ट करते हैं फिर नहीं, बीएलए को सपोर्ट करते हैं तो बीएलए तो पाकिस्तान की मुखालिफ एक एंटिटी है। मैं नहीं समझता कि आप बीएलए को सपोर्ट करें और उसके साथ आप एक चीज रख सकते हैं, आप अपने राइट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन जब वहां पे पंजाबियों को कौमियत देख के जो है शहीद किया जाता है तो हम पे उस पे गिरा गुजरती है। पंजाब से नफरत और उसकी मजम्मत जब फैसल साहब मारंग बलोच नहीं करती, जब बीएलए की मजम्मत नहीं होती मारंग बलोच की तरफ से, तो फिर आप देखिए बात, देखिए मजम्मत की बात आप उसको मारंग बलोच वगैरह से छोड़ दें, आपने उनके साथ क्या किया? देखिए, आप जब किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं आप मजम्मत कर रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं कर सकते? किरण, इसलिए नहीं कर सकते कि आपने बंदे मिसिंग किए हुए, आपने उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया। अब वो इस्लामाबाद आए, आपने सर्दियों में ठंडा पानी मारा, उनको मारा, तोड़ा, उनके पास मुकदमे किए। आप स्टेट रियासत जो है ना, जब तक, लेकिन उन्हीं में ये वन साइडेड नहीं होगा। उन्हीं में से, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन उन्हीं में से बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स थी जब अटैक्स हो रहे थे तो वहां पर वो लोग नजर आ रहे थे। वो तस्वीरें जो वहां पर इन एहतजाज में और इन जलसों में लेके बैठे हुए थे, वही तस्वीरें जब ख्वारजियों के ऊपर अटैक हो रहा था तो वो तस्वीरें निकल रही थी। वो शख्स, वो लोग वहां से निकल रहे थे जिनको मिसिंग पर्सन बनाया था। इजाजत दीजिएगा, अगर वैसे मामला है, अगर कोई टेररिस्ट है, जस्ट लास्ट सेंटेंस, अगर कोई कल्प्रेट है तो ब्रिंग हिम इन द डॉक, अदालत में लाइए। उनको मारना या उनको इस तरह से तो मिसिंग करना तो वो तो बॉर्डर के उस पार भी निकल रहे थे, वहीं पर ही मरे थे जब ये माफ कीजिएगा, ये बलूचिस्तान वाला वाकया हुआ था। मुझे वो इलाके का नाम याद नहीं आ रहा, मैं उस वक्त वहीं पर ही मौजूद थी। राना एहसान साहब, सर आप कमेंट करना चाह रहे थे? देखिए, मैं तो दो तीन बस, एक उन्होंने डायकोटमी की बात की, तो सबसे बड़ी डायकोटमी तो ये थी कि जब मिसाक जमहूरियत हुआ और बहुत कुछ लड़ाई झगड़े के बाद हुआ, तो उसको रैप अप करने के लिए पीटीआई को लाया गया और खान साहब और पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट की ए, बी और सी टीम थी। तो जो धचका पीटीआई ने पहुंचाया जमहूरियत को वो अनप्रेसिडेंटेड है, और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के बलबूते पे जो है वो इक़्तिदार किया, और आज ये जमहूरियत के सबसे बड़े अलमबरदार हैं। इससे बड़ी डायकोटमी कोई नहीं हो सकती। जो आखिरी वक्त तक बिल्कुल ठीक, आपका कमेंट आ गया। शैला साहिबा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो फैसल साहब ने की ना, जी बिल्कुल ठीक, आपकी बात आ गई, मैं समझ गई हूँ। शैला साहिबा, फैसल साहब ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तो अवार्ड दिया गया, लेकिन उनके मुताबिक बहुत सारे ऐसे लोगों को भी अवार्ड दिया गया कि फिर उनके साथ शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अवार्ड नहीं देना चाहिए था। नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनको अवार्ड नहीं देना चाहिए। वही एक ही बात हो गई ना। नहीं, ये मुख्तलिफ है। ऐसे कर लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कद बड़ा है। ठीक, ऐसे कर लें, बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि किसको दिया गया। मेरे लिए सबसे बड़ा जो सच है, जो मेरी पार्टी का सच है, जो मेरे अंदर खून जो मुझे देता है ताकत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया, आज उस नजरिए का जो है वो उसको मान लिया गया, और उसने खून नाहक जो था उसने अपना रास्ता बनाया, और उसने ये दिखा दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। और थर्ड वर्ल्ड की सियासत में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सियासत में किसी शख्स का इस तरह से जो है जुडिशल मर्डर के बाद इस तरह से उसको दोबारा से इंसाफ गो के नहीं मिला, लेकिन बहरहाल ये साबित हो गया कि उनके साथ गलत हुआ था। और एक दिन वो आएगा जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के कत्ल का भी जो है वो सवाल किया जाएगा, और 11 साल एक शख्स को, 11 साल से ज्यादा, तकरीबन 12.5 साल एक शख्स को बिला वजह बगैर किसी सजा के जेल में रखा गया, जबान काटी गई, इसका भी हिसाब होगा, और इसका भी हिसाब होगा। बिल्कुल ठीक। एक मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान साहब ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। अभी 3 महीने पहले की बात है कि सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने दुनिया भर में सहाफ़ियों को जो दरपेश ख़तरात हैं उनसे मुतल्लिक रिपोर्ट में पाकिस्तान को गज़ा के बाद सहाफ़ियों के लिए दूसरा ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया था। और इससे पहले गुज़िश्ता साल यानी 3 मई को आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में कहा गया था कि दुनिया भर में सियासी हुकाम की जानिब से सहाफ़त की आज़ादी को ख़तरा लाहिक है।
इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी है उसमें 2 दर्जे गिरावट भी आई है। फिर गुज़िश्ता माह कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि साल 2024 हालिया तारीख में सहाफ़ियों के लिए सबसे मोहलिक रहा है, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 2 था। यहाँ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक इन सियासी जमातों के रवैये हैं जो अपोजिशन में होते हुए आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय के अलमबरदार बनते हैं, लेकिन इक़्तिदार के ऐवान में दाखिल होते ही वही आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय उनकी तबीयत पर गिरा गुजरने लगती है। अब इसकी ताज़ा मिसाल पीका का कानून है, जिस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी डट कर मुखालफत करते थे, लेकिन फिर हमारी इन्हीं गुनहगार आंखों ने वो मंजर भी देखा कि जब इन्हीं दोनों जमातों की इत्तेहादी हुकूमत में वही पीका कानून मज़ीद सख्तियों के साथ कानून बना और कल जो मुखालफत हो रही थी वही फिर आज इसके फ़ज़ाइल हमें गिनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले चंद सालों में ये ट्रेंड काफ़ी ज़ोर पकड़ गया है कि पाकिस्तान में दौर चाहे किसी का भी हो, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने में सब एक समत में खड़े हुए दिखाई देते हैं। सहाफ़ियों की हिरासत, तशद्दुद, कत्ल, जबरी ऑफेयर, हिरासानी पर अपोजिशन में आवाज़ उठाने वाली हुकूमत के दौर में अब एक और सहाफ़ी समा टीवी के साबिक डायरेक्टर न्यूज़ फरहान मलिक FIA में पेशी के मौके पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। फरहान मलिक को 3 दिन पहले FIA में पेशी के मौके पर 6 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। बाद में पता चलता है कि FIA ने सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक को पीका क़वानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में रियासत मुखालिफ नशर व इशाअत, फेक न्यूज़ फैलाने और लोगों को तशद्दुद पर उकसाने पर गिरफ्तार किया है। AFP के मुताबिक चार्जशीट में लिखा गया है कि इनको जानबूझकर ऐसी मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है जो जाली हों या जिससे खौफ फैलने का खदशा हो। लेकिन सूरत हाल ये है कि FIA ने फरहान मलिक के अहले खाना, उनके वकील को ये नहीं बताया कि उनकी किस पर्टिकुलर वीडियो पर रियासत मुखालिफ बयानिए या खौफ फैलाने का इल्ज़ाम है। सहाफ़ती इदारों और तंजीमों एम्ड और PFUJ ने फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने फरहान मलिक के खिलाफ दर्ज FIR के मंदरजात को मुबहम, गैर वाज़ेह और बोगस करार देते हुए कहा है कि इसका मकसद हिरासा करना है और इख्तिलाफ राय को दबाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एम्ड ने वफाकी हुकूमत, वज़ीर दाखिला और DG FIA से कहा है कि इस किस्म के मुकदमात के इंदराज की तहकीकात करवाएं जो मुल्क और इदारों की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने फरहान मलिक की गिरफ्तारी को आज़ादी इजहार को दबाने की मजमूम कोशिश करार दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर ना आखिर में बस यही कहूँगी कि खबर ये मिली थी कि जफ़ा मसला है, मगर देखता हूँ अना मसला है। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का, इंशाल्लाह को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। ताख़रातें चल रही हैं, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में भरपूर याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।